नमस्कार आप सभी को। रात्रि 11 बजे की इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स घटनाक्रम की हम शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर्स घटनाक्रम में आज विगत माह के प्रश्नों को मिलाकर और वर्तमान समय के समसामयिक संदर्भों को मिलाकर 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इन 15 प्रश्नों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त चीज़ें जैसे कि प्रत्येक दिन आपको बताई जाती हैं वह भी दी जाएंगी। और आप लोगों में से जो होमवर्क जो दिया जाता है लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात है कि आप सभी प्रतिदिन की कक्षा से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप प्रतिदिन की कक्षा से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज जो आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उसकी यदि हम बात करें तो आप में से कई सारे छात्रों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। कुछ लोगों ने नहीं दिया है, कुछ लोगों का गलत भी है। तो प्लीज़ जिन्होंने करेक्ट जवाब दिया है, मैं नाम बता रहा हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न दिया गया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें अनुराग कुमार जी हैं, अनु रॉय जी हैं, अरमान खान जी हैं, अजीत कुमार, अनीता सिंह, गुंजन कुमारी जी, सपना कुमारी जी, जितेंद्र कुमार, प्रभात पांडे, राकेश कुमार, काली प्रसाद, आदिल और मनमोहन। आप सभी ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था उसका बेहतर जवाब सबमिट किया है। इसी तरह से आप सभी जो भी अभ्यास प्रश्न दिया जाए उस फैक्ट के बारे में, उस तथ्य के बारे में जितना आपको जानकारी हो, जितना आप उसको रिलेट कर सकते हैं अपने विषय वस्तु से, उतना करने के बाद आप अवश्य रूप से अनिवार्य रूप से सबमिट किया करें। तो चलिए आज के प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। और आज के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं प्रत्येक माह में जो आपकी परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोला जा रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी जब दिवस मनाया जाता है तो कोई ना कोई जिम्मेदार संस्था होती है जिसके द्वारा ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है हमारी, वो हमारी है वस्त्र मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा, किसके सौजन्य से या किसके निर्देशन में मनाया गया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वस्त्र मंत्रालय। ठीक है। अब हमारे वस्त्र मंत्री कौन है, इनके बारे में भी आप सभी को जानकारी होना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप बताएं कि किस दिवस को मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है, सबसे पहले यह बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। जो आपका निर्धारित समय है उस समय पर हम आपके साथ उपस्थित रहते हैं, तो आपको भी अनिवार्य रूप से उस समय पर जुड़ना चाहिए। चलिए, जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किस तिथि को मनाया जाता है? देखो, ब्राइटनेस का कुछ लोग इशू बताएंगे, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये इशू ना फेस करना पड़े। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करिए। तो इसका सही उत्तर है 7 अगस्त। याद रखिएगा, 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम वस्त्र मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है 7 अगस्त वर्ष 1905 का घटनाक्रम, जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन की जब बात करते हैं तो क्यों प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है, विरोध स्वरूप जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो आप में से जो सिंसियर कैंडिडेट हैं उनको क्या करना चाहिए कि आज इसी के बहाने जाकर बंगाल विभाजन को एक बार पढ़ लेना चाहिए। बंगाल विभाजन से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको जाके देख लेना चाहिए। और इस तरह से यदि आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो अन्य घटनाक्रम हैं, अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो विषय वस्तु, जैसे हिस्ट्री आपका हो गया, बार बार मैं बोलता हूँ, जियोग्राफी हो गया, तो ये 2 विषय जो है ना कहीं समसामयिक संदर्भों से जुड़े होते हैं। और यदि करंट के साथ आप इनको जोड़कर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके ये 2 विषय भी तैयार होते चलेंगे और उसमें परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। अब बात आती है कि कब से मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में पहले हुई थी। और वर्ष 2015 में कहाँ से हुई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ष 2015 में चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखना है
कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया और इसके मनाए जाने की शुरुआत चेन्नई से शुरू हुई और यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के घटनाक्रम के बाद हुआ था। तो आपको इतनी जानकारी इस प्रश्न से होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे बहुत सारे उत्पाद हैं, हमारे बहुत सारे हथकरघा उत्पाद हैं जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में कि किस राज्य से संबंधित हैं। जैसे पाटन पटोला साड़ी अक्सर पूछा जाता है। पाटन पटोला साड़ी, याद रखिएगा, पाटन पटोला साड़ी ये अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य का उत्पाद है। इसके बाद आपने सुना होगा, नाम आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से संदर्भित है। मैं बता दे रहा हूँ, पश्मीना की बात होती है, पश्मीना साल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी हथकरघा जो है उत्पाद ही है। ठीक है, पश्मीना साल आपका हो गया। पश्मीना साल के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो कासरगोड साड़ी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। कासरगोड साड़ी ये भी जो है क्या है, यह भी एक हथकरघा उत्पाद है। और कासरगोड साड़ी के साथ साथ आपको पता होगा बोमकाई साड़ी व फैब्रिक, बोमकाई साड़ी व फैब्रिक। अभी ये सारे के सारे आज आपके लिए होमवर्क हैं। आपको बताना है कि पाटल पटोला साड़ी किस राज्य से संदर्भित है, आपको बताना है पश्मीना साल का संदर्भ किस राज्य से है, आपको बताना है कासरगोड साड़ी का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है बोमकाई साड़ी का संदर्भ किस राज्य से है। क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो हथकरघा उत्पाद हैं। और हम जब बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की, तो इसको भी हमें देखना है, इसको भी साथ लेकर चलना है। सभी को जवाब देना है। यदि किसी को नहीं पता है, ठीक है, नहीं जानकारी है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने स्तर से एक बार इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। माध्यम क्या होगा, आप गूगल की मदद ले सकते हैं, आप जीके की कोई पुस्तक है उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब सबको देना, प्रयास अपने स्तर से करना है। अपने स्तर से प्रयास करने के बाद यदि आपको जवाब नहीं मिलता है, आप हमें बताएंगे, अगले दिन की कक्षा में मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन अभी तक जितने अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, ज़्यादातर आप में से जो रेगुलर जवाब देते हैं बच्चे, वो करेक्ट करते हैं, सही देते हैं। तो आपको इन चारों के बारे में अवश्य अनिवार्य रूप से बताना है। हम बात कर रहे थे 7 अगस्त की। 7 अगस्त के पहले आता है 6 अगस्त। और आपको पता होगा 6 अगस्त को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है उसको बोलते हैं हम हिरोशिमा डे। ये भी आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा डे। आपको पता होगा जापान के 2 शहर हैं, एक है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। दोनों पर परमाणु बम गिराया गया था और दोनों के जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम भी पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा पर कौन सा गिराया गया, नागासाकी पर कौन सा गिराया गया। आप जानते होंगे जापान के संदर्भ में जब हम आपकी बात करते हैं तो आपको कई बार मैंने बताया है जापान द्वीपीय देश है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है, उसकी बात होती है। उसके प्रमुख शहरों की हम अक्सर बात करते हैं और कई बार ये जानकारी आपको दी गई है। यदि आप अपने पेज पलटेंगे ना, पिछले 1 महीने के यदि आप पेज पलट लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो यह भी आपको बताना है कि हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया, नागासाकी पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया। और नागासाकी, जैसे हिरोशिमा दिवस 6 को मनाया जाता है, तो नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है यह भी आपको बताना है। ठीक है, ये 2 होमवर्क प्रश्न संख्या 1 से आपके लिए हैं। सभी को अनिवार्य रूप से जवाब देना है। यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आप याद रखिएगा कि भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। करंट अफेयर्स में चीज़ें आपकी बेहतर नहीं होने वाली हैं। इसको बताइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला लिया है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला लिया है? 4 यहाँ पे आपके लिए विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। बताएं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले, फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय है आपके पास और इस 10 सेकेंड के बाद मैं आपको करेक्ट जवाब बताऊंगा। तो चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब आपको देना है। क्या बोला जा रहा है कि एक संस्कृत भाषी गांव प्रत्येक जिले में विकसित करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? आपको बता दें, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था हरियाणा के संदर्भ में, आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी संस्कृत के विद्वान होंगे उनको हरियाणा राज्य की जो परिवहन सेवा है, जो बसें हैं, उनमें मुफ्त यात्रा की सौगात दी जाएगी। ये मैंने पूर्व में आपको बताया है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब हरियाणा नहीं है, इसका जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। जब बात आती है उत्तराखंड की तो आपको पता होगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। आप पेज पलटेंगे, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान,
फिर से प्रारंभ कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था सीएम उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना के बारे में बताया था, जो उत्तराखंड राज्य से संदर्भित है, वह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो रानीखेत में खोला गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? रानीखेत में। क्या चीज़ है ये? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो रानीखेत में स्थापित किया गया है। बात आती है रानीखेत की, तो रानीखेत कहाँ पे स्थित है? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा जिला पड़ता है उत्तराखंड में, और रानीखेत आपको अल्मोड़ा जिले में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की जब आप बात करते हो तो कुछ फैक्ट और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जो लोग उत्तराखंड से हैं उनके लिए तो ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जो छात्र उत्तराखंड के बाहर के हैं उनके लिए पता होना चाहिए कि फूलों की घाटी की जब बात आती है तो आपको चमोली जिला याद रखना है। उत्तराखंड का चमोली जिला याद रखना है। आपसे अक्सर पूछा जाता है गोमुख कहाँ पे है, गोमुख कहाँ पे है, या गंगोत्री धाम कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी जिला, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है हर्षिल वैली कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है हर्षिल वैली भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड से संदर्भित जो फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड इसका सही जवाब है। कल आपको याद होगा, कल मैंने उत्तराखंड के आज की कक्षा में, सुबह की कक्षा में उत्तराखंड के वन्यजीव विहार के बारे में बताया था, जिनमें बिनसर वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसको जाके पेज पलट के एक ही जगह पे नोट करना है। बेस्ट तरीका क्या है नोट्स बनाने का? विशेष रूप से राज्य विशेष के लिए वो मैंने आपको बताया है, और उसी तर्ज पर आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3, इसका जवाब सभी को देना है, किसी का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? क्या बोला जा रहा है? नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है वो लगाया जा रहा है। कहाँ पे? मैंने एक स्थान का नाम बताया था, कलोल, शायद आपको याद हो, कलोल नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यदि आपको याद हो तो आप बता दें, इस राज्य में, जिस राज्य में ये संयंत्र स्थापित किया गया है उसी राज्य ने ये घोषणा की है, और ये राज्य आपका है कौन सा? ये राज्य आपका है गुजरात। तो याद रखिएगा कि नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत जो है वो गुजरात से की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की है, और आपको बताया गया है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको गुजरात के बारे में एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया होगा अलंग शिपयार्ड, शायद आपको याद हो। अलंग शिपयार्ड क्या है? अलंग शिपयार्ड वो शिपयार्ड है जो आपको गुजरात में देखने को मिलता है, जहां पर जो हमारे जहाज हैं, नौसेना के जो जहाज हैं, जिनको डीकमीशन किया जाता है, जिनको सेवा मुक्त किया जाता है, उनको डीकमीशन करने के बाद जब नष्ट किया जाता है तो वो नष्ट करने का एकमात्र शिपयार्ड जो भारत में है वो है अलंग शिपयार्ड, और यह आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। आज सुबह की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पहला विध्वंसक था, विध्वंसक जहाज था, उसको सेवा से बाहर कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। यूएसएसआर से हमने उसको लिया था, और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम में उसको सेवा मुक्त किया गया है। तो याद रखना है, जितनी जानकारी, संबंधित फैक्ट, जिस संदर्भ में चर्चा हो रही है उस संबंध में जितनी जानकारी आप याद कर सकते हो, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, जितना आप रिकैप कर सकते हो, उतना आप किया करें, यही आपके लिए बेहतर है। जितनी माइंड की एक्सरसाइज करेंगे उतनी जो आपका परिणाम है बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे गुजरात की बात हो रही थी, इसका सही उत्तर था गुजरात। तो गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, गुजरात के संदर्भ में क्या आपको पता होना चाहिए? गुजरात के राज्य जो है उसने अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, ठीक है। और जो गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, यह पहला राज्य है जिसने सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा भारत में राष्ट्रीय खेल बहुत दिनों से नहीं हुए हैं, तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वह भी गुजरात में आयोजित किया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय खेल बहुत समय के बाद आयोजित होने जा रहे हैं, और इसका आयोजन 36वें राष्ट्रीय खेल का गुजरात में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बालिका पंचायत, आप नोट्स अपना पलटेंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि बालिका पंचायत को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए स्टील स्लैग से बनी जो सड़क है वो कहाँ पे बनाई गई, पहली सड़क, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ बनाई गई, ये सूरत में बनाई गई।
ठीक है। अब यहाँ पे विकल्पों में आप देख रहे होंगे तो आपको राजस्थान भी देखने को मिल रहा होगा। राजस्थान के बारे में नवीनतम फैक्ट आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। राजस्थान भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का यदि कहीं पे आयोजन किया गया, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया। नोट कर लीजिएगा, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का आयोजन राजस्थान में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि भारत में झारखंड है और आंध्र प्रदेश है, दो राज्य हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्य थे अभी तक जहां पर यूरेनियम का खनन होता था भारत में, ठीक है। लेकिन अब इस सूची में एक तीसरा राज्य भी जुड़ गया है और तीसरा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो याद रखिएगा, भारत में यदि यूरेनियम के बारे में पूछ लिया जाए तो 3 राज्य आपको याद रखने हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में आपको यूरेनियम का खनन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार की भी शुरुआत की है, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। हाल ही में किस संस्था ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना प्रारंभ की है? हाल ही में किस संस्था ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना प्रारंभ की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब आपको देना है कि किस संस्था द्वारा किया गया है। 4 विकल्प आपके पास हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, अमेजन, इनमें से आपको जवाब देना है। चले देखो, इसका सही उत्तर है गूगल, ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको देखने को मिल रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताएं किस राज्य ने यह शुरुआत की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इस राज्य के बारे में आपको पता होगा, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन इस राज्य में किया गया था। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन इस राज्य में किया गया था। यह राज्य वही है जिसकी राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। और गोमती नदी की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, गोमती नदी जो निकलती है ये फुलहर झील से निकलती है, और ये जो फुलहर झील है ये आपको पीलीभीत में देखने को मिलता है। पीलीभीत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने को मिलता है लखीमपुर खीरी में। इसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहने का मतलब है कि इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब बात आती है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। और जब वाराणसी की बात आती है तो आपको याद आना चाहिए अलकनंदा क्रूज सेवा, अलकनंदा क्रूज सेवा, आपको याद आना चाहिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, जिसको जापान की सहायता से हमने बनाया है, ठीक है। तो इतनी जानकारी, तो कहने का मतलब है जब किसी प्रश्न की बात करते हैं तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट आप रिवाइज कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो किया करें, इससे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और निश्चित तौर पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा आएगा। वो जो आप कहते हैं ना पारंपरिक तरीके से जो अब तक पढ़ते आए थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, तभी हमारी चीज़ें बढ़िया होंगी और रुचिकर होंगी। और आपको बता दें कि जब बात आती है सब्जियों की, याद रखिएगा, सब्जियों की जब भी बात आती है तो सब्जियों का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा भारत में यदि कहीं पे वर्तमान समय में हो रहा है तो वो राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्रत्येक परिवार के लिए एक फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक परिवार के लिए एक फैमिली कार्ड जारी करने वाला जो राज्य बनेगा वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही गरिमा हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है इसलिए चर्चा में है, तो आपको बताना है गरिमा हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है, बताएं। गरिमा हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? फास्ट जवाब दीजिएगा। गरिमा हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्यांगना, पत्रकारिता, एथलीट या राजनीति, ये है क्या? आपको बताना है।
देखो गरिमा हजारिका की बात हो रही है, आपको बता दें गरिमा हजारिका एक नृत्यांगना है और विशेष रूप से ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ से संदर्भित हैं आप जानते होंगे, ये संबंधित हैं असम से। क्या आपको पता है कि पूर्व में एक सेतु भी बनाया गया था जिसका नाम रख दिया गया था भूपेन हजारिका सेतु? यदि आपको किसी को जानकारी है कि भूपेन हजारिका सेतु जो था ये किन दो स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करता था और किस राज्य में है, तो प्लीज होमवर्क नंबर 3 के रूप में इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पे था और किन दो स्थानों को जोड़ता था, किस राज्य से संबंधित था, होमवर्क नंबर 3 आपका है। अब मैंने आपको बताया कि ये संबंधित हैं असम से, और जब असम की चर्चा होती है तो वाइल्ड लाइफ की जरूर चर्चा होगी। आपको बता दें जब बात आप असम की करते हो तो काजीरंगा के साथ, यदि आपको याद है मेरे साथ आप बोलते हुए चलें, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, ये आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं असम में। ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा। और इसमें काजीरंगा और मानस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विश्व के 2/3 एक सिंगी गैंडे यदि हम बात करें तो असम में पाए जाते हैं और असम की ये दोनों उद्यान हैं। इसके साथ साथ एक सिंगी गैंडे और कहाँ मिलते हैं भारत में, तो ये आपको भारत के पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, और पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा। ठीक है, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें तब तक रिवाइज करनी है जब तक आपको याद ना आ जाए। असम में इन दिनों एक मेला चल रहा है जिसका नाम है अंबुबाची मेला, और अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, अंबुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंबुबाची मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बुनकरों के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है स्वर्णवीर नारी योजना। क्या नाम है, स्वर्णवीर नारी योजना। तो याद रखिएगा स्वर्णवीर नारी योजना किसके लिए है, मूल बुनकरों के लिए है, और मूल बुनकरों के लिए किस राज्य ने शुरू किया है, असम ने शुरू किया है। असम के पूर्व में मुख्यमंत्री हुआ करते थे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान समय में एक केंद्र में मिनिस्टर हैं, और 2 विभागों का इनके पास प्रभार है। एक तो इनके पास आयुष मंत्रालय है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले दिनों मैंने जब भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों की चर्चा की थी तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त और कौन सा प्रभार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूं मज़ा आ रहा होगा इस करंट अफेयर्स के सेशन में, और इसी तरह से अब थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा जिससे थोड़ा सा और रोचक इसको बनाया जा सके। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी कोई कमी है, कुछ आप बदलाव चाहते हैं, कुछ आपके सुझाव हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुण्यकोटि दंतु, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये है पुण्यकोटि, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पुण्यकोटि दत्तु। ठीक है, क्या है, पुण्यकोटि दत्तु। तो पुण्यकोटि दत्तु योजना किस राज्य से संबंधित है, बताएं। पुण्यकोटि दत्तु योजना किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है, फास्ट जवाब बोलिएगा। पुण्यकोटि दत्तु योजना किस राज्य से संबंधित है, फास्ट जवाब बताए, किस राज्य से संबंधित है। यह वही राज्य है जो लगातार नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है। नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स आया था 2021 का, उसमें यह राज्य टॉप पर है। और जैसे ही मैं बोलूं नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स, तुरंत आपको कर्नाटक पहुंच जाना है। ठीक है, मतलब इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ठीक है, और आपको बता दें यह योजना क्या है, यह गाय को गोद लेने की एक योजना है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें पिछले दिनों मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, पिछले दिनों याद होगा आपको, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। और मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना जो है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। और जैसे ही बात स्वामी विवेकानंद की आती है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए नेशनल यूथ डे। आपको क्या याद आना चाहिए, नेशनल यूथ डे। क्यों याद आना चाहिए नेशनल यूथ डे, इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि नेशनल यूथ डे जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ही मनाया जाता है। और इस बार जब यह मनाया गया था तो स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती थी। तो आपको यह बताना है होमवर्क नंबर 4
कि नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इतना मैंने आपको बता दिया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तिथि कौन सी होती है, होमवर्क नंबर 4 के रूप में आपको बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। हाल ही में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां आयोजित की गई? वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां आयोजित की गई आपको बताना है। फास्ट जवाब, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां आयोजित की गई? चलें बताएं, वर्ल्ड डेयरी समिट कहां आयोजित की गई? आपको पता होगा यहाँ पे डेयरी की बात हो रही है, तो आपको पता होगा भारत में श्वेत क्रांति आई थी, और श्वेत क्रांति 3 चरणों में आई थी। जो इसका पहला चरण था, यदि हम बात करें तो 1970 में आई थी। और जब श्वेत क्रांति की बात आती है, ऑपरेशन फ्लड की बात आती है, तो इसके जन्मदाता थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती मनाई जाती है 11 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इस बार इनकी 2022 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी। और आपको बता दें कि इन्हीं की जयंती के दिन को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात हो रही है कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित की गई? ये भारत में आयोजित की गई, और भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताओ। हाल ही में बीते जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? हाल ही में बीते जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, यह आपको बताना है। आपको बता दें, डाई अमोनियम फास्फेट 2022 में डाई अमोनियम फास्फेट फास्फेट याद रखना है। डाई अमोनियम फास्फेट का भी सबसे बड़ा, भारत के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स है ये यही देश है। ठीक है, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश यही देश है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें कि यह वह देश है जिसने 2024 तक बोल दिया है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देंगे। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है। और इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। ठीक है, यह देश कौन सा रॉकेट यूज करता है अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए? सोयूज नामक रॉकेट का प्रयोग करता है। और ये देश कौन सा है? ये देश है रूस। तो याद रखना है रूस, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको याद होगा नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में। दमित्री मुराटो को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। और दमित्री मुराटो ने अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार था उसको बेच दिया। क्यों बेच दिया? यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए। तो यह भी आपको याद रखना है, यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए। तो आज की तिथि में नोबेल पुरस्कारों से यदि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं, तो वो है नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में। और नोबेल शांति पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक तो हो गए दमित्री मुराटो, दूसरे कौन हैं, किस देश के हैं? होमवर्क नंबर 5। होमवर्क नंबर 5, दूसरे कौन हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला दमित्री मुराटो के साथ, और किस देश से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? वरुण सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में आयोजित किया गया, तो किस देश के बीच बताएं? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। किस देश के बीच आयोजित किया गया? देखो बहुत ही आसान है। सैन्य अभ्यास आपको पता होगे कि 2022 के जो सैन्य अभ्यास थे वो मैंने एक साथ आपको नोट करा दिए थे। 2022 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए थे सभी को मैंने एक साथ आपको नोट करा दिया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप पेज अवश्य पलटते होंगे सप्ताह में कम से कम एक बार। ठीक है, मैंने आपको नोट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका बताया था, विशेष रूप से राज्य विशेष के लिए। प्लीज़ उसी तर्ज पे नोट्स बनाएं, आपको मदद मिलेगी। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा?
आपको बता दें ये सैन्य अभ्यास फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। इसका दूसरा चरण था, ये अरब सागर में आयोजित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अरब सागर में आयोजित किया गया मतलब नौसेना का ये सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे आपको किर्गिस्तान देखने को मिल रहा होगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो याद रखना है, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर सैन्य अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा होता है? संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है भारत बांग्लादेश के बीच। उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होता है? डस्टलिक, आपको याद होना चाहिए, डस्टलिक सैन्य अभ्यास होता है भारत उज्बेकिस्तान के बीच। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था लामितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लामितीय सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच है? तो याद रखना है, भारत और सेशल्स के बीच एक सैन्य अभ्यास है लामितीय, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए है। सैन्य अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितने बताए जाते हैं, जो बताए गए हैं उसको हूबहू उसी प्रकार से तैयार करें। और जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उसके बारे में मैं आपको जल्द ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आपकी परीक्षा के लिए। बताएं, वर्ष 2022 का नाटो, देखो यहाँ नाटक लिखा है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यह है नाटो, ठीक है। वर्ष 2022 का नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? फास्ट जवाब, नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया आपको बताना है। नाटो के बारे में कई बार आपको बता दिया हूं कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है, किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बताएं, नाटो का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया 2022 का? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब बताएं। देखो, नाटो का जो शिखर सम्मेलन था वो आयोजित किया गया स्पेन में। कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में आयोजित किया गया। और आपको बताया कि स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को आमंत्रित किया गया कि ये नाटो की सदस्यता ले सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि G7 समिट कहाँ पे हुई है, G7, तो आपको याद रखना है G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सांग्री-ला-वाद ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो सांग्री-ला-वाद सम्मेलन के बारे में आपको याद रखना है कि ये सिंगापुर में हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअली रूप से हुआ था और चीन की अध्यक्षता में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है ये सम्मेलन हुआ मुंबई में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है स्पेन। और बाकी के अन्य जो 3 प्रमुख सम्मेलन थे उसके बारे में भी आपने नोट कर लिया। इसको बताएं, निम्नलिखित में से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना कौन सी है? इनमें से प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना कौन सी है आपको बताना है। अग्निपथ योजना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, निरामय योजना, समृद्धि योजना। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब आपको देना है, सभी को जवाब देना है, ठीक है। 12 प्रश्न पर हम पहुंचे हैं, टोटल 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। फास्ट जवाब देखो, इसका है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, बी विकल्प सही उत्तर है। अग्निपथ योजना के बारे में आप जानते हैं, सैन्य बलों में भर्ती के लिए योजना है, सामान्य सी बात है। निरामय योजना के बारे में आपको बता दें, नोट कर सकते हैं। निरामय योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रारंभ की गई थी, विशेष रूप से असम राज्य के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम राज्य के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा समृद्धि योजना। समृद्धि योजना के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये आईटी मंत्रालय द्वारा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की यह योजना है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसको बताएं, 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? एक तो समाप्त हो गए, अब 23वें की बात हो रही है। 23वें कहाँ आयोजित होंगे आपको बताना है। और राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ा हुआ जो भी घटनाक्रम है वो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब समाप्त हो चुका है। तो एक साथ जितने भी हमारे पदक विजेता हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उन सब की बात होगी। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, 23वें राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में आयोजित होंगे। कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में।
और जब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, विक्टोरिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम में इस बार क्रिकेट को भी एंट्री मिली थी, क्रिकेट को भी जोड़ा गया था। और भारतीय जो क्रिकेट टीम है, महिला की बात हो रही है, यहाँ पे क्रिकेट महिला को जोड़ा गया था। तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम को किसने पराजित किया? ऑस्ट्रेलिया ने पराजित किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रिकेट टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है कॉमनवेल्थ गेम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बता, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया? हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ कहां पर किया आपको बताना है। नागालैंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। फास्ट जवाब दीजिएगा। नागालैंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। चलें, कहां पर किया आपको बताते हैं। ये जो राज्य है इसकी राजधानी है कोहिमा, और यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है दिसंबर माह में जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसी तरह का एक त्यौहार और भारत में मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल। तो यदि आपसे हॉर्नबिल पूछा जाए तो आप टिक करोगे नागालैंड। यदि आपसे पक्के पागा पूछा जाता है तो आप टिक करोगे अरुणाचल प्रदेश। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं न्यासी जनजाति, और इस न्यासी जनजाति ने हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बताएं, हाल ही में इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से एक स्वदेशी सोलर कुकटॉप विकसित किया है? स्वदेशी कूलर कुकटॉप किस नाम से विकसित किया गया है आपको बताना है। 4 नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? फास्ट फास्ट फास्ट, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इसका सही उत्तर है सूर्य नूतन। ए विकल्प सही उत्तर है सूर्य नूतन। ठीक है, आज का अभ्यास प्रश्न, आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? बताएं। भारतीय पर ये बताना नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, और इसको आपको शेयर करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? इनमें से कौन सा राज्य सही है ये आपको बताना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, और एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आप में से प्लीज अधिकांश लोग जो अभी तक शेयर नहीं करते हैं, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, आज 4 होमवर्क आपको दिया गया है, इसको लेकर 5, तो ये जो 5 होमवर्क दिए गए हैं ना, इसको सभी को शेयर करना है। और फिर से बता दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे छात्रों ने सही जवाब दिया है, बेहतर प्रयास किया है, जिसमें अनुराग, मैं फिर से नाम बता दे रहा हूँ, आप सभी भी शेयर करें। अनुराग हो गए, अरमान खान जी हो गए, अजीत कुमार, अनीता सिंह, इसके बाद गुंजन कुमारी, सपना रानी, जितेंद्र कुमार, प्रभात पांडे, राकेश कुमार, काली प्रसाद, आदिल और मनमोहन। तो आप सभी भी अपना जवाब शेयर किया करें। यदि नहीं पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इसका जवाब नहीं पता है। अगली कक्षा में मैं आपको स्वयं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। नोट्स का जो तरीका बताया है उसी तर्ज पर आपको नोट्स बनाने हैं, और प्रत्येक दिन, जैसे मान लीजिए आज गुजरात के संदर्भ में घटनाक्रम मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाक्रम बताया, तो जब गुजरात और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम आप नोट करने जाते हैं तो गुजरात वाले पेज में गुजरात का, उत्तर प्रदेश वाले पेज में उत्तर प्रदेश का, और नोट करने के साथ साथ जो पहले नोट किया है ना, उस पर भी एक बार निगाहें फेर लेनी है। ठीक है, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, इससे रिवाइज आप आसानी से कर सकते हो। और जब बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपकी मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठ जाएंगी, फिर आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।